नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कई बार एक पल, एक अवसर या एक अनुभव पूरी जिंदगी बदल देता है। बस जरूरत होती है तो आत्मविश्वास बनाए रखने की। आज की हमारी तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जो फिल्म जगत से जुड़ी हुई हैं। आप फिल्मों में संपादक हैं, लेकिन साथ ही साथ आप फिल्म में निर्देशक भी करती हैं। और यही नहीं बल्कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के मंच पर आपकी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के खिताब से नवाजा गया है। आज की हमारी तेजस्विनी है संपादक और निर्देशिका प्रिया कृष्णस्वामी। अगर किसी एक लक्ष्य को पैशन मानकर उसे दिलो जान से चाहा जाए और संपूर्ण समर्पण से काम किया जाए तो परिणाम भी जरूर मिलता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के मंच पर प्रदान किए गए पुरस्कारों में एक ही तमिल फिल्म को ये सम्मान हासिल हुआ। फिल्म बारम को मिला है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार। इस फिल्म की निर्माता, निर्देशक और राइटर प्रिया कृष्णस्वामी का ये दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। बारम फिल्म को प्रिया ने 18 दिन में शूट किया और 2 हफ्तों में लिखा था। फिल्म एक सामाजिक कुप्रथा तलैकुत्तल पर आधारित है, जो एक तरह की वृद्ध हत्या है। 2014, 2017 और 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी में रह चुकी प्रिया की डॉक्यूमेंट्री द आई ऑफ द फिश, द कैलोरीज ऑफ केरला को 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। फिल्म बारम प्रिया का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। FTII में प्रिया ने संपादन में दक्षता हासिल की और फिर बॉम्बे बॉयज, भोपाल एक्सप्रेस जैसी फिल्मों की एडिटिंग की। फिर 2013 में अपनी पहली फीचर फिल्म गंगूबाई का निर्देशन किया, जिसे 20 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। कपूर के पास भी ऐसी साड़ी नहीं है। उनके फिल्म ब्रिक मास्टर को US कांग्रेस की लाइब्रेरी ने आर्काइव किया है। 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रिया कृष्णस्वामी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं बातचीत और जानते हैं प्रिया के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच ममता जी, बड़ी प्लेजर है यहाँ। सबसे पहले आपको ढेरों बधाई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। थैंक यू। समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार है ये और इसकी वैल्यू, इसके मायने बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने जो फिल्म बनाई बारम, इस बार सिर्फ एक ही तमिल फिल्म को इस मंच पर पुरस्कृत किया गया और वो आपकी फिल्म बारम रही। हैरानी हुई क्या जब पुरस्कार मिला? बहुत हैरानी हुई। हमें बिल्कुल ये यकीन ही नहीं था कि हमें कुछ भी मिले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फिल्में आई थी इस बार। तमिल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनकी बड़ी पावरफुल सिनेमा है और बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं वहाँ। तो मुझे बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि हमें कुछ भी मिले इस बार। वैसे आपने सही कहा कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहाँ पर तो फिल्मों को एक तरीके से जिंदगी का एक धर्म की तरह लिया जाता है। बिल्कुल धर्म है। बिल्कुल। और ऐसे में क्या आप मानती हैं कि ये पुरस्कार छोटे फिल्मकारों की भी जीत है? हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ। पर मैंने ये देखा हुआ है कि नेशनल अवार्ड्स मैं बहुत सालों से मैं देखते आई हूँ, तकरीबन 35 साल से मैं देख रही हूँ, और वो एक्चुअली ये मायने नहीं रखते हैं कि कौन सी फिल्म में कौन है या किसने प्रोड्यूस किया है या कितना पैसों की शक्ति उसके पीछे पड़ा है, वो नहीं देखते हैं। वो एक्चुअली उनका नज़रिया कुछ अलग ही है। और छोटे फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वरना हम तो मर जावे। हमारी फिल्में तो कहीं बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, तो हमारे बहुत बड़ी चीज़ है। सही क्षमताओं को सही पहचान मिलती है इस मंच पर। लेकिन प्रिया जी, जो आपने बारम फिल्म बनाई है, ये फिल्म में आपने विषय उठाया है तलैकुत्तल का, एक ऐसी प्राचीन परंपरा जो बहुत प्रचलित है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन इसके बारे में कोई बात खुलकर नहीं करता। तो आपने कैसे हिम्मत जुटाई इस विषय पर बात करने की? मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी एक्चुअली। हुआ क्या कि मैंने एक फिल्म बनाई थी जो कि सन 12 में ख़त्म हो गई। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लगा कि एक्चुअली मुझे क्या लगा कि सीधा एकता कपूर, मैंने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है, हिंदी में फिल्म बनाई है, पूरब के साथ बनाई है, और सरिता जोशी, मुझे लगा सीधा इंडस्ट्री मेरे दरवाजे पे आने वाले हैं, तोड़ के मुझे काम देने वाले हैं। कोई नहीं आया। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। मैंने कहा यार, ये तो बड़ा तकलीफ वाली बात हो गई। तो मैं पढ़ती बहुत हूँ। शुरू में किताबें बहुत पढ़ती थी। अभी ऑनलाइन हुआ क्या कि मेरा एक न्यूज़पेपर वाला था, वो तमिल था, बॉम्बे में। एक दिन अचानक वो न्यूज़पेपर देना बंद कर दी। तो तब तक इंटरनेट आ चुकी थी अच्छी सी, तो मैंने ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ने लगी। तो मेन स्ट्रीम के अलावा बहुत न्यूज़ पढ़ने लगी।
तो छोटे छोटे जैसा नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे ये वर्ड दिखा, तलई कुतल। मैं हूँ तमिल, मैंने ये वर्ड कभी सुना ही नहीं था। तो मैंने कहा इस पे यार, मुझे ये ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो किसी को मालूम ना हो, जो एकदम न्यू है, उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है। इसलिए मुझे 70s में हॉलीवुड बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नई कहानियाँ थी। तो मैंने कहा ये क्या है, तले कुतल क्या है? तले मतलब हेड, कुतल इज अ बाथ। तो मैंने कहा ये क्या नया शब्द, मैंने कभी सुना नहीं है। तो पढ़ने लगी, और मुझे ऐसा लगता है वाकई में, और गूगल ऐसा है कि आप एक बार कुछ भी टाइप कर लो तो वो बार बार सामने आने लगता है ना। जी। तो सन 12 में इतना खराब नहीं था। अभी तो कैसा है कि आप किसी को फोन पे भी बोल दें तो वो शब्द आपको नेट पे आने लगता है। तो ये तले कुतल आने लगा तो मैं उसकी गहराई में चली गई। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे आपने बताया, कोई बात नहीं करता है उसके बारे में, तो मुझे वही इंफॉर्मेशन मिलती रही कि ये हो रहा है, ये फलाना डिमका। और क्योंकि ये मेन स्ट्रीम पब्लिकेशंस नहीं थी, मैंने इनको सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा ये कुछ बातें बन रही हैं, कोई बना रहा है ये बात, ये नहीं चल रहा है। फिर मैंने आमिर का देखा, सत्यमेव जयते। उसमें उसने 2 एपिसोड करी हैं एजिंग पे। फर्स्ट एपिसोड वाज ऑन तलई कुतल। उसके एजिंग के 2 एपिसोड में एक एपिसोड तलई कुतल पे था। और मेरा क्लासमेट एक्चुअली उसका रिसर्च करता है। तो हाँ, मेरे FTI के क्लासमेट उनके वीडियोस जाके पीछे बिहाइंड द सीन्स वाले शूट करते हैं आमिर के, सत्यमेव। तो मैंने कहा फिर तो ये हो रहा है। फिर मैंने कहा चलो इस पे फिल्म बनाते हैं। और जब आप ऐसे फिल्म बनाते हैं, ऐसी कहानी पे बनाते हैं, और ये असली कहानी है, उसकी शक्ति अलग होती है। उसकी शक्ति, किसी ने मुझे बताया, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है ना, आपकी इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता है। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति अगर हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही वैसे आपने, लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की कहानी आपने लिखी है, इस फिल्म को प्रोड्यूस आपने किया है, इस फिल्म की एडिटिंग आपने की है, इस फिल्म की डायरेक्शन आपने की है, पूरी तरह से फिल्म आपकी है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जब 2 हफ्ते में इस फिल्म की कहानी लिख डाली, 18 दिन में इसकी शूटिंग कर डाली, जबकि ऐसी चीज़ पर जब आप शूट करते हैं जो समाज में कहीं व्याप्त है एक कुप्रथा की तरह, तो जाहिर है मुश्किलें बहुत आती होंगी। आपको क्या मुश्किलें आई? ओफ, कौन सी मुश्किल नहीं आई। एक्चुअली अभी भी हर स्टेज पर मुश्किल आई है। हम तो एक साल तक हमारी बीच प्रोडक्शन में अटक गई थी हमारी पिक्चर। ना पैसे थे, ना आगे बढ़ रही थी। मुझे लगा खत्म हो गई है पिक्चर, तो बार बार खत्म होने पे आई है और फिर जिंदा हो जाती है। तो इसका ये फिल्म हमसे बाहर है। तो आप कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं, कि करना पड़ता है, पर आपके करने के बगैर नहीं होगी, पर आपके करने के बावजूद भी होती है ना। तो ये पिक्चर जो है ना, मुझे लगता है एक अपने आप में एंटिटी है। तो कठिनाई, हाय हाय, ये पिक्चर ऐसी पिक्चर है जो शुरू में अबॉर्ट होनी चाहिए थी, ये पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी ये पिक्चर, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि ये पिक्चर बने। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अच्छा ये सोशली या पॉलिटिकली, ये नहीं कह रही हूँ। कोई हमको साथ देने तैयार नहीं थे, जो साथ में आए वो नहीं हुए, ऐसे बोलते हैं पोलाइटली। दिस फिल्म वाज डेस्टिन्ड टू फेल, पर क्योंकि ये कहानी बाहर आना बहुत जरूरी था, ये पिक्चर बनी है। तो मैंने किया है तो किया है, क्यों? पर मैंने किया डिफॉल्ट से ना। पर आपको कितनी संतुष्टि हुई है इस फिल्म को बनाकर, और इस अवार्ड के पाने के बाद आपको क्या लगता है कि ये विषय ऐसा है जिस पर अब बातचीत और शुरू हो सकती है? एक फिल्मकार के तौर पर आपके लिए कितनी बड़ी संतुष्टि की बात है? ये फिल्म के बारे में मेरा इतना खुशी नहीं है जितना कि कोई वीक और वल्नरेबल पॉपुलेशन को किसी ने एक बेसिस दे दिया कि आप बोल सकते हैं। और इसके अभी मैं आपको बताती हूँ। 2017 में हमने शुरू करी एक्चुअली इसकी शूटिंग, तो 2016 में मैंने 2 हफ्ते में, आप कह रहे हैं राइट, मैंने बोला है 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते 2016 में मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, बट द फिल्म बिगैन इन 2014। तो मैंने 2 साल उसकी तैयारी करी है, तब जाके स्क्रिप्ट जो है ना 15 दिन में लिख डाला मैंने, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एडिटिंग है, मैं FTI के एडिटर हूँ। तो उसका जो अप्रोच टू सिनेमा है वो बहुत, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग एन एडिटर और अ डायरेक्टर और अ राइटर और अ कैमरामैन। एडिटिंग गिव्स यू अ सर्टेन, तो मुझे मालूम था कि देख एडिट मुझे ही करना पड़ेगा। फंडामेंटली क्यों ममता जी? क्योंकि उस वक्त मेरे सारे डिफर्ड पेमेंट्स थे। एडिटिंग कौन करे? इस फिल्म की एडिटिंग में मेरे 6 महीने निकल गए। कौन करता? नहीं कर पाता।
और आपको 20 घंटा दिन में रोज एडिट करना पड़ रहा है, वरना आपके डेडलाइन नहीं बनेंगे। जब आपने गंगूबाई फिल्म बनाई तो उसकी भी बहुत सराहना की गई, उसमें आप डायरेक्टर थे। मैं राइटर और डायरेक्टर और एडिटर भी थी। चलिए, यही रोल आपने उस फिल्म में भी निभाए। लेकिन वो फिल्म भी, चाहे वो हम बोलें कि ओल्ड एज की सेलिब्रेशन के लिए थी, लेकिन थी वो भी ओल्ड एज पर ही, और ये भी, तो कोई खास कारण? मेरे पास एक और है। कोई और खास कारण कि ओल्ड एज से जुड़ी कहानियां आपको ज्यादा आकर्षित आई करती लाइक हैं? ओल्ड पीपल, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत मदद मिली है बुजुर्गों से। मेरी पूरी दिशा जो है ना, बुजुर्गों ने सेट करी है, और मेरे माँ की जनरेशन की नहीं, उनसे बड़े मेरे नानी और नाना, उन्होंने मुझे सेट कर दिया था। तो कहते हैं कि इफ़ यू लव द चाइल्ड, यू आर द ग्रैंड मदर, you're not the mother. Mother is irritated. Mother is, अरे यार homework कराओ, पैसे डालो, tuition ये. The grandmother has no responsibilities, ना? The grandmother is pure love. तो that is what I see in old people. मैं आपको बताती हूँ एक कहानी। तमिलनाडु में ये जो विलेज है, वहाँ मैं रेकी करने गई थी शुरू में, before I wrote the script, before I knew the story. वहाँ एक औरत आई हमारे पास और उनको एलिफेंटाइसिस हो गई थी, तो एक पैर इतना बड़ा हाथ। वो आए हमारे पास, बोले कि हमको फलाना पैसे मिलते हैं, ठीक है, महीने का, वो पिछले 6 महीने से नहीं मिला है, वो भी जब मिलता है तो हमको लेने जाना पड़ता है, तो 2-3 घंटे बस से जाते हैं, 1 वे, फिर वहाँ मिलते हैं, फिर ले आते हैं, फिर पूरा दिन हमारा जाता है। वहाँ जाते हैं तो कट मांगते हैं, कमीशन मांगते हैं, और ये पैसे मेरे हाथ में 6 महीने से नहीं आए हैं। बोले कि अगर इस महीना नहीं आया, आप मुझे गोली दे देना, मैं मर जाऊंगी। जब मैंने ये सुना और मैंने ये कहानी सुनी, ममता जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं ये फिल्म बनाऊं। ये फिल्म बन चुकी थी उस वक्त जब इस बंदे ने बैठ के मुझे कहानी बताई। अगर मैं नहीं बनाई होती ना, कोई और बनाया होता। जब हमने 2014 में शुरू करी, 2014-15 में रुकी कि डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी, डॉक्यूमेंट्री फेल हो गई। 2016 में मैंने कहा चलिए फीचर फिल्म बनाते हैं, 2 हफ्ते में लिख डाली। 2017 में हमने शूट करी। तब तक ममता जी किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये हो रहा है, किसी को मालूम नहीं था कि ये कहानी चल रही है, ये कल्चरल फिनोमेनन चल रहा है। 2017 जनवरी हमने शूट करी, 2017 दिसंबर 3 लोगों ने फिल्म बनाना शुरू किया इस पे, इसी मुद्दे पे। 2 मलयालम में और 1 तमिल में, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। मुझे बहुत दुख होती है कि आपने अपनी जिंदगी त्याग कर दी अपने बच्चों के लिए, और आप 60-70 के हो जाते हैं, या आपको जुकाम हो जाती है और आपको घर छोड़ के भागना पड़ता है। तभी ये विषय ने, जी, तभी इस विषय ने आपका दिल छू लिया, और जिस वजह से आपने फिल्म बनाई, और इस मंच पर सराही गई है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको मिला। यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रिया जी संपादन के क्षेत्र में आई। हालांकि फिल्म जगत में ज्यादा महिलाएं नहीं हैं जो संपादक हैं, लेकिन वो कैसे संपादक बनी, जानेंगे इस बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बेस्ट तमिल फिल्म की निर्देशिका और संपादक और राइटर प्रिया कृष्णस्वामी से। प्रिया जी, तमिल इंडस्ट्री में महिला संपादक बहुत कम है। आपने जो तमिल फिल्म बनाई, उससे पहले आप संपादक बन चुकी थी, लेकिन आप संपादक बनने का आपने क्यों सोचा? देखिए, मैं थिएटर करती थी हैदराबाद में, तो बचपन से थिएटर करती आई। हैदराबाद में कॉलेज में मैं प्रोफेशनल थिएटर करती थी, मतलब टिकट बिकते थे। तो वहाँ मुझे लगा कि एक्चुअली, तो ब्रीफली मैंने ये सोचा कि मैं एक्टर बन जाऊँ। हालांकि मेरे फैमिली में कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े नहीं हैं, सब एकेडमिक हैं, पर मुझे लगा मैं तो कुछ और आता ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो एक्टिंग कर लेते हैं। उसमें अवार्ड पा ली थी। पर एक्टिंग में प्रॉब्लम ये था ममता जी कि मुझे रोल्स मिल रहे थे, मुझे पसंद नहीं आए। तो मैंने कहा चलो मैं लिखती हूँ, मैं खुद प्लेस लिखती हूँ और खुद डायरेक्ट कर लूँगी, तो वहाँ उसमें चली गई। पर वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं, और अगर औरत को इंडिपेंडेंट रहना है तो उसको शी नीड्स अ पेइंग जॉब।
तो फिर मैंने कहा कि चलिए हम बहुत मतलब ऐसा बोलना बहुत आसान है, अभी यहाँ बैठ के 2 टके में बोल रहे हैं, सदियाँ लग मतलब बहुत अरसे लगे हैं कि फाइनली मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे फिल्म बनानी है। वो क्लैरिटी आने में टाइम लगी, तब तक मेरा बीए खत्म हो चुका था। ठीक है, तो मैं लिखती बहुत थी, कहानियाँ लिखती थी, तो मेरा एक्चुअली ऑलरेडी एडिटिंग में था मैं बचपन से मैं लिखती आई हूँ। तो ये काटो, वो करो, रिस्ट्रक्चर करो, नैरेटिव। पर लिखना और एडिटिंग टेबल पे बैठ के एडिट करना पर तो बहुत अलग चीज़ है ना। पर एडिटिंग क्या है? एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग इज राइटिंग, इट इज वापस आप लिखते हैं, है ना? तो एक यू शुड बी एबल टू क्रिएट। तो आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, एक डायरेक्टर आता है अपने विजन के साथ, एक स्क्रिप्ट देते हैं, फिर आप पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं काम कर लेते हैं, फिर वो शूट होता है। तो हम क्या कहते हैं, फिल्म 2 टेबल पे बनती है ना, एक है ना, तो वो दूसरा टेबल इज ऑल्सो अ राइटिंग टेबल। तो आपने तो एडिट भी किया है इसको, खुद ही अपनी फिल्म को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया है, तो आसान रहा होगा? क्वाइट ऑपोजिट। अच्छा। बहुत आसान है किसी और का फिल्म ठीक करना बहुत आसान है, क्योंकि गलतियां दिख जाती हैं। जब खुद करते हो तो गलतियां थोड़ी दिखती हैं, आपको लगता है सब बढ़िया किया है। तो एक्चुअली एडिटिंग आपका खुद का मटेरियल, मुझे एडिट करना, मैं तो वैसे टाइम लेती हूँ क्योंकि बहुत बारीकी का काम है ना। तो मैंने जब बॉम्बे बॉयज एडिट करी थी तो 8 महीने लग गए थे, अभी 12 में 6 महीने लगे। तो टाइम तो लगता है, क्योंकि देखिए आप शुरू से जुड़े हुए हैं एक प्रोजेक्ट के साथ, तो आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहता है। हाउ वाज इट बॉम्बे बॉयज और फिर ओम दर बदर, कैसा अनुभव रहा था? ओम वॉज माई फर्स्ट फिल्म। ओके, तो मैं बहुत छोटी थी, मैं FTI से पास आउट होके आई थी और दूसरा दिन मुझे मिल गया। मैं तो बम्बई में रहने वाली भी नहीं थी, मैं तो 2 दिन के लिए आई थी और मुझे लगा कि मैं आगे हिप्पी बनूंगी। तो कैसे हिमालय मिली? पहली फिल्म मिली कैसे फिर? एक्चुअली उसके पहले 2 फिल्म मिली थी, तो मेरे बम्बई पहुंचते वो जमाना था कि आपको कभी नहीं फिल्म मिले। हाँ 87 में, पर मुझे 2 फिल्म फर्स्ट डे मिल गई, दूसरे दिन ओम दर बदर मिली, और वो 3 फिल्में बने। 2 साल लगा बनाने में, पर सारे के सारे जितने मुझे प्रोमिसेस मिले थे बम्बई पहुंचते सारे हो गए। तो मैंने एडिटिंग इसलिए चुना क्योंकि तो मैं FTI के इंटरव्यू में गई और मैंने कहा, उनको मालूम पड़ गया कि इसको डायरेक्शन करना है एक्चुअली फाइनली करियर वाइज। तो बोले कि तो हमारे एडिटिंग के HOD थे, बोले कि तू एडिटिंग में क्यों आ रही है, तू डायरेक्शन कर ले, तेरे को डायरेक्शन करना है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं एडिटिंग करूँगी। दूसरा ये था कि अगर मुझे फिल्म मेकिंग का DNA में जाना है तो फिल्म को बाकी आर्ट्स से कैसा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एडिटिंग होता है। हाँ, इन परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे थिएटर में एडिटिंग कहाँ होती है, स्क्रिप्ट में होती है, हाँ, पर मटेरियल में नहीं होती है, म्यूजिक का राइटिंग में होता है। तो इट इज ओनली इन एडिटिंग इज डिफरेंट, फिल्म मेकिंग इज डिफरेंशिएटेड बाय द एडिट आर्ट। तो अगर मुझे फिल्म मेकिंग वाकई में सीखना है, उसका DNA मुझे अगर समझना है, तो मुझे एडिटिंग में जाना पड़ेगा। आपने FTIA की बात की कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट गए, वहाँ जाकर आपने ये सारी सोच विचार कर आपने एडिटिंग सीखी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री का या FTIA का रुख क्यों किया? बचपन से क्या आपको फिल्मों का शौक था कि आप सपने देखती थी कि आप इस इंडस्ट्री में जाएंगी, कुछ ऐसा रहा कभी? एक्चुअली था, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने हरे रामा हरे कृष्णा देखा। क्या, हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा देवानंद का। तब मुझे लगा यार अच्छा है, क्या है ये, बहुत जादूगरी टाइप है। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो गैर है ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसी फैमिली है, एकदम पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे माँ बाप दोनों PhD करे हैं अमेरिका से। माय मदर इज अ बॉटनिस्ट, मेरे पिताजी इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे। तो हमारे यहाँ तो हमने ऐसा नामुमकिन था कि आप कुछ और कर पाएंगे। पर क्या था ना ममता जी, कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ट्रैवल करी हैं, तो वो PhD लेने अमेरिका चले गए थे, तो मैं बहुत छोटी थी जब। तो फिर मैं कुछ दिनों बाद वहाँ चली गई, तो मैं अपने नानी के साथ फिर मैं अमेरिका चली गई। तो जब तक मैं अमेरिका नहीं गई, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, ठीक है। अच्छा। मुझे हाँ सिर्फ तमिल और तेलुगु आती थी। फिर मैं वहाँ 2 साल बिताई, वापस आई तो मेरा तमिल और तेलुगु निकल गया, और सिर्फ ये अमेरिकन एक्सेंटेड इंग्लिश में आ गई, रसम एंड राइस एंड तो मेरी नानी ने कहा ये क्या हो गया। फिर मैं वापस उसके बाद 2 साल अहमदाबाद चली गई, फिर उसके बाद 2 साल मैं नाइजीरिया में पढ़ी। तब तक मैं एकदम मैं नालायक हो चुकी थी कि एकेडमिकली मुझे कुछ नहीं आता था, कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, मैथ्स नहीं आती थी, साइंस नहीं आती थी, क्योंकि अमेरिका में उस स्टैंडर्ड में, उस क्लास में मैथ्स और साइंस का महत्वपूर्णता नहीं था। अभी आप वापस हिंदुस्तान आते हैं तो यहाँ तो एकदम सब आइंस्टाइन है।
तो मैं घबरा गई। मैं एक्चुअली एकेडमिक से ऐसी घबरा गई थी कि जब मैं ऋषि वाली स्कूल गई 11th स्टैंडर्ड में, ममता जी, एक फुल सेमेस्टर मैं मौन रही। मेरी हिम्मत मैं ऐसी हिम्मत हार गई थी कि मेरा बोलने का हिम्मत नहीं था। हिम्मत वापस कैसे आई? ऋषि वाली में आई। ऋषि वाली स्कूल ऐसी स्कूल है जहाँ एग्जाम्स नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती है, मस्ती है, और उस मस्ती में आपको पढ़ा देते हैं। तो मैं जब तक मैं FTI ऋषि वाली गई, मैं ऑलरेडी 11वीं में आ चुकी थी, तो 10वीं मैंने 1 मार्क से पास किया है। मैं फेलियर हो चुकी थी। तो मेरा जितना भी ट्रैवल, आपको लगता है कि अच्छा ट्रैवल करता है इंसान तो उसका एक्सपैंड होता है दुनिया, मेरी तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मेरी तो उल्टा ही हो गया। पढ़े लिखे पेरेंट्स और उसके बाद आपका पढ़ाई में अच्छा ना होना, Oh, it was very जाहिर है कि वो proud. बड़ा मुश्किल दौर रहा होगा बहुत आपके लिए। मुश्किल, उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल था। मुझे लगा कि चलो निकल जाएगा कुछ ना कुछ, पर कुछ हो जाएगा, पर उनके लिए बहुत मुश्किल थी। तो यहाँ से फिर आपको कैसे पेरेंट्स से परमिशन मिली कि आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं? नहीं मिली मुझे, मिली? तो नहीं, कैसे घर छोड़ना पड़ा। एक्चुअली मैं उनको लगा कि चलो आपने घर छोड़ा या घर से भागी, अच्छा, घर से भाग गई मैं। एक्चुअली लिटरली मैं घर से भाग गई, और मुझे एक्चुअली न्यूयॉर्क में मिला था। तो क्या कि मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छा BA के बाद क्या करने वाली है, तो बड़ी हिम्मत जुड़ा के मैंने कहा कि मुझे फिल्मों में जाना है। बोले कि एक्टर बनेगी? तो मैंने कहा नहीं, टेक्नीशियन बनूंगी। कौन सी टेक्नीशियन? तो मैंने कहा डायरेक्शन करूंगी। हाँ, ये कोई कैसे जिएगी कैसे? एंड मेरे पिताजी जो है ना बड़े फेमिनिस्ट थे, उनको लगा कि देखिए आप ऐसी फील्ड में जाइएगा जहां आपको अच्छा तनख्वाह मिले, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना, आपको किसी आदमी पे डिपेंडेंट नहीं बननी चाहिए। जो कि मैं सहमत थी, मुझे इंडिपेंडेंस अच्छी लगी, पर उन्होंने कहा कि इसमें नहीं होगा, इस फील्ड में नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप मैनेजमेंट में चली जाइए, क्योंकि वो खुद प्रोफेसर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन अहमदाबाद, फिर लखनऊ। तो उन्होंने कहा कि आप, तो मैंने कहा वो तो क्रिएटिव है ही नहीं। तो उन्होंने कहा किसने कहा? मैं बता रही हूँ कि बहुत क्रिएटिव है, जो कि अभी मुझे मालूम पड़ा कि हाँ वाकई में बहुत क्रिएटिव है, पर उस वक्त मैंने माना नहीं, उन्होंने माना नहीं, दोनों जिद्दी थे। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं पैसे दूंगा, आपको अगर करना है तो आपको अकेले करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे, कौन सी बड़ी बात। चलिए, आई हैव नथिंग टू लूज। देखिए ममता जी, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, आपके पास इतना शक्ति आता है और आपके सामने दिशाएं ऐसी खुलने लगती हैं। कौन से ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने आपको एक्चुअली बहुत प्रभावित किया? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ऋषि वैली में मैंने इंगमार बर्गमन की स्क्रिप्ट पढ़ी। मैंने कहा यार ये फिल्म है, क्योंकि उसके पहले मैंने हॉलीवुड देखती थी और हिंदी सिनेमा देखती थी। मैंने कहा ऐसी फिल्में बनती हैं जो फिलोसॉफिकल है, स्पिरिचुअल है, जो किसी मुद्दे के बारे में है, जिसमें बहुत क्राफ्ट है। वो मुझे स्क्रिप्ट में दिखी। फिर मैंने गलती से उनकी फिल्म, जब मैं कॉलेज में थी, एक थिएटर थी, एक सिंगल स्क्रीन, मैं वहां चली गई, इंगमार बर्गमन का ऑटम सोनाटा चल रहा था। मैंने कहा यार, फिर मैं बाहर आई, अर्ध सत्य चल रहा था, एक शो, कमर्शियल फिल्म, एक शो इन अ थिएटर। मैं वापस गई, बाहर आई तो आक्रोश चल रहा था, मैं वापस गई, फिर मैं बाहर आई तो हार्ड बेड सॉफ्ट बैटल्स, वुडी एलन। आई वाज लाइक दैट वन डे आई डिसाइडेड आई विल बी अ फिल्म मेकर। दैट्स हाउ इट हैपेंड। Oh, and that's what changed your life. आपकी जिंदगी बदल गई उसके बाद, और आज इस मंच पर आप हैं कि आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। तो जाहिर है हम समझ सकते हैं कि जो क्रिएटिव अर्ज है आपके अंदर, वो किस तरीके से आप पर्दे पर लाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर हम कार्यक्रम में कुछ रैपिड फायर करते हैं, आपसे कुछ फास्ट क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, और उसके जवाब देखते हैं आप क्या देती हैं। Okay. आज तक आपको कौन सी ऐसी सलाह है जो बेहतरीन लगी है? मेरी नानी कहती थी शादी मत करना। सबसे करेजियस काम, हिम्मत वाला काम क्या है जिसको आप मानती हैं सबसे करेजियस काम रहा आपकी जिंदगी में? बारम बनाना। बचपन की कोई बेहतरीन याद? नाइजीरिया में एक बार हम बहुत साल वहाँ रहे, और एक हमारी फ्रेंड ने सडनली, ये इनेड ब्लाइटन कहानी है, उसको एक दिन एक स्विमिंग पूल नजर आया जो कि एकदम छुप गया था विद ओवर ग्रोथ। तो उसने कहा यार प्रिया, यू डू नो दैट दिस पूल? आई सेड नो। सो हमारे पूरे सारे बच्चों की समर वेकेशन वो बन गई कि हम ये पूल साफ करेंगे, और हमने पूल साफ करी एंड रॉट आयरन फर्नीचर। इट वाज अ ब्यूटीफुल, इट टुक 2 months, बेस्ट मेमोरी ऑफ माय लाइफ। वाओ। आपकी सबसे पसंदीदा किताब क्या है? I like to kill a mockingbird, but the book I always go back to is the Ramayana. कोई ऐसी फिल्म जिसका सीक्वल आप निर्देशित करना चाहेंगी? Black Panther. कौन सा ऐसा विषय है अब जिस पर आप फिल्म बनाना चाहेंगी? Oh, I have a lovely subject. मैं स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, 20 साल से लिखी हुई है। A woman warrior
in 16th century Kerala, suicide warrior. ओह, we'll wait for that. क्या पसंद है आपको, नॉवल या मूवी? अभी बुढ़ापे में मूवी, बचपन में नॉवल. वीकेंड्स पर क्या करना पसंद करती हैं? चिल. पर एज अ फिल्म मेकर ना, मेरा ना संडे होता है, ना मंडे होता है, ना सैटरडे. मेरा तो वीकेंड ही वीकेंड. बेहतर इंसान बनने के लिए आपकी नज़र में क्या ज़रूरी है? प्यार. बस. प्रिया जी, यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह, जिस गहराई से, जिस गहरी सोच के साथ आप फिल्में बनाती हैं और जिस खूबसूरती के साथ आप उनको तैयार करती हैं तमाम दर्शकों के लिए, हमें उम्मीद रहेगी आपकी अगली फिल्म की भी. और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको इस पुरस्कार के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली ज़िंदगी के सभी प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक यू करने सो के मच. लिए. तो ये थी हमारे साथ प्रिया कृष्ण स्वामी. आज के तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही. अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ. फिलहाल इजाजत देते हैं. नमस्कार.